विहान, धर्म, मुकुंद, भैरव और बीनू काका सबके होश उड़ गए जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा। अंदर झूले वाली कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बगैर कोई हरकत किए। वो मर चुकी थी। उस औरत की हालत देखकर विहान और बाकी सदस्य हैरान रह गए। उस मरी हुई औरत के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। हर खुले हिस्से में कीड़े रेंग रहे थे और उसकी चमड़ी के नीचे कुछ हिलता दिखाई दे रहा था, जैसे अंदर कुछ जीव रेंग रहे हों। विहान से ये सब देखा नहीं जा रहा था। भैरव को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इन सब का आदी था। धर्म ने मुश्किल से उल्टी रोकी और बीनू काका ने तो मुंह फेर लिया था। मुकुंद का चेहरा भी बिगड़ गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक एक करके उस औरत की आंखें अपने आप बाहर निकल गई और फर्श पर लुढ़कने लगी और सीधा विहान के पैरों के पास आकर रुक गई। ये देखकर विहान अवाक रह गया। उसे घिन आने लगी। वो अब और सड़ी हुई गंध और वो नजारा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने वहीं झुककर जोर से उल्टी कर दी। उसकी आंखों के सामने उस सड़ी गली औरत की लाश घूम रही थी, जिसकी अब 2 आंखें भी नहीं बची थी। तभी विहान की धुंधली और आंसुओं से भरी नजरों के सामने एक छोटी सी टिन की डिब्बी आई। उसमें से एक राहत देने वाली खुशबू आ रही थी। लौंग, कपूर और सूखे फूलों की मिली-जुली गंध ने विहान को तुरंत शांत कर दिया और उसकी हालत कुछ सुधर गई। उसने पलकें झपकाई, खुद को संभाला और धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। डिब्बी पकड़े हुए हाथ का रंग बिल्कुल सफेद था और विहान को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि वो हाथ और किसी का नहीं, भैरव का था। विहान ने भैरव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा। भैरव ने वो डिब्बी वापस अपनी जेब में रखते हुए कहा, एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा। विहान के जवाब का इंतजार किए बिना भैरव उस बूढ़ी औरत की लाश के पास आ गया। वो सूजी हुई बूढ़ी औरत को हाथ से टटोलने लगा और ये देखकर विहान को फिर से उल्टी आने लगी कि भैरव ने दस्ताने तक नहीं पहने थे। धर्म और मुकुंद पहले ही कमरे की तलाशी लेना शुरू कर चुके थे, लेकिन विहान ने देखा कि बीनू काका दरवाजे के बाहर नाक दबाए हुए खड़े थे। मुझे इस महीने ओवर टाइम और बोनस दोनों चाहिए, ये हद से ज्यादा घिनौना है। धर्म ने बीनू काका की तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, क्यों ना आप कुछ काम करो और पुलिस को मदद के लिए बुला लो। बीनू काका ने गुर्राते हुए धर्म को देखा। मुकुंद हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और बोला, मैं चला जाता हूं, कहीं बूढ़े बाबा को फिर सीढ़ियां न चढ़नी पड़ जाए। मुकुंद बीनू काका के कंधे पर हल्की सी थपकी मारता हुआ सीढ़ियों की तरफ निकल गया। इधर धर्म ने अपने काले दस्ताने वाले हाथ से घर की दीवारों को छूते हुए विहान से पूछा, क्या यह जगह तुम्हें जानी पहचानी लगती है? विहान ने अपनी सांस रोक ली और अपने मन में मेघा के दिए स्प्रिंग वाले गुड्डे की छवि बना ली ताकि वो शांत हो सके। हालांकि विहान अभी भी दिव्य झलक की स्थिति में था, लेकिन उसे कुछ भी साफ समझने में टाइम लग रहा था। अपने मन को शांत करते हुए विहान ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई गहरी याद उसके भीतर से बाहर आने लगी हो। घर की दीवारें, झूले वाली कुर्सी, मेज, अखबार, जंग लगी कील, टीन के डिब्बे, वो वही एहसास था, डेजावू वाला एहसास। बहुत तेज लेकिन साफ नहीं, जैसे कोई पुरानी याद इन सब चीजों पर चढ़ी हो लेकिन पूरी तरह से मेल नहीं खा रही हो। उसे पहले यहां होने का एहसास हो रहा था। धर्म विहान के जवाब का इंतजार करते हुए उसकी ओर बस देखे जा रहा था। विहान ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, लेकिन कोई साफ साफ याद नहीं आ रही। बस ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके सिर में एक तेज दर्द उठा और वो अजीब सी बड़बड़ाहट जो उसने पहले सुनी थी फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगी। विहान ने दर्द के बीच ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। आवाजें घूम रही थी, उसकी नजरें कांप रही थी, सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन आवाजों ने विहान को काबू कर लिया हो। अचानक से विहान भी जोर जोर से चीखने लगा। वो ऐसे चीख रहा था जैसे उसने अपना नियंत्रण खो दिया हो। विहान को ऐसे चीखता देख उसके साथी भी हैरान थे। उनके चेहरे पर भी एक डर था। क्यों न हो, उन्होंने इससे पहले भी कई अनंतयामियों को नियंत्रण खोते देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे विहान की चीख उसके संगठन के सदस्यों का डर अब सच में बदलने वाली हो। लेकिन अगले ही पल विहान ने हिम्मत करके उस चीख के बीच खुद को संभाला और जल्दी से अपने मन में 3 बार ओम बोला।
और अपने दिव्य झलक की स्थिति से बाहर आ गया। अचानक से उसके दिमाग में आने वाली आवाज आनी बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। सिर का दर्द भी गायब था और विहान भी शांत था। विहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, माफ कीजिए, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। धर्म ने विहान की हालत समझते हुए हमदर्दी से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो। धर्म उस घर को बड़े ही बारीकी से देख रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और एक अलमारी की ओर बढ़ गया। अलमारी के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और लकड़ी के दरवाजे को खींचा। धर्म ने अलमारी में झांका। उसके अंदर ब्रेड था जो पूरी तरह से सड़ चुका था और पास ही 5 मरे हुए चूहे पड़े थे। वे भी सड़ चुके थे और उनकी गंदी बदबू बाहर आ रही थी। अब धर्म भैरव की ओर बढ़ा जो अपने हाथों में लाश की चिपचिपी गंदगी एक सफेद रुमाल से पोंछ रहा था। उस सड़ी गली लाश को देखते हुए धर्म ने भैरव से पूछा, कुछ पता चला? भैरव ने रुमाल को वापस अपनी जेब में डालते हुए कहा, मौत को 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। शरीर पर कोई बाहरी चोट या जादुई असर नहीं दिखता। असली कारण जानने के लिए आगे जांच करनी पड़ेगी। धर्म ने बीनू काका और विहान की तरफ देखते हुए पूछा, कुछ और जो तुम लोगों को पता चला हो? बीनू काका अब भी अपने नाक को रुमाल से ढके दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने कहा, जब हम आए थे तब इस घर पर कोई जादुई मुहर थी। मतलब किसी जादुई मुहर से सील किया गया था इसे। इसके अलावा कुछ खास नहीं। विहान की नजर फिर से उस सड़ी लाश पर गई। उसने कहा, हाँ, एकदम सामान्य दिन जैसा ही लगा। फिर विहान ने धर्म की ओर थोड़ा झिझकते हुए देखा और उसके पास आकर कहा, यहां कोई जादुई असर बचा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कालवेद के वो पन्ने यहां हैं। कम से कम अब तो नहीं। तभी विहान को ऊपर सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने मन में ही सोचा, फिर से कोई मुसीबत। उसकी उंगलियां अपने आप रिवॉल्वर की ओर बढ़ने लगी। तभी बाहर से मुकुंद की आवाज आई, लो जी, आ गए पुलिस वाले। मुकुंद 2 पुलिस अफसरों के साथ उस घर में दाखिल हुआ। दोनों पुलिस ऑफिसर्स लाश और बदबू देखकर पीछे हट गए। एक अफसर हिम्मत करके लाश के पास आया। उसने अपने नाक को ढकते हुए कहा, मैं इस औरत को जानता हूं, इसका नाम निर्मला पाठक है। बहुत वक्त से इसी मोहल्ले में रह रही थी। धर्म ने वो पुलिस वाला रवैया अपनाया जो पुलिस वालों के साथ काम करते हुए निभाना आ गया था। इस बारे में आप और क्या बता सकते हो? अफसर ने गहरी सांस ली और कहा, करीब 60 साल की रही होगी, विधवा थी, लेकिन उसका एक बेटा है जनार्दन। अपने बाप की ज्वेलरी की दुकान अब वही चलाता है। तभी दूसरा अफसर जो अब तक नीचे रहने वालों से पूछताछ करके आ चुका था, उसने कहा, पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने जनार्दन को 1 हफ्ते से नहीं देखा है। लगता है कि वो अब भी गायब है। विहान ने भौएं चढ़ाई और बुदबुदाया, गायब या फिर कालवेद के पन्ने लेकर भाग गया। धर्म का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो भी यही सोच रहा था। उसने उन अफसरों की ओर देखते हुए पूछा, समझ गया, क्या आपके पास जनार्दन की कोई फोटो है? दूसरे अफसर ने झुंझलाते हुए कहा, आपको लगता है कि हमारे पास हर किसी की फोटो होती है और हम वो फोटो जेब में लेकर घूमते हैं? धर्म ने तीखी नजरों से उस ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, इस घर की सारी दीवारें खाली खाली सी है। आपको ये अजीब नहीं लगता? सभी की नजरें अपने आप ही कमरे में घूम गई। दीवारें खाली थी, कोई फोटो फ्रेम नहीं, कोई तस्वीर अलमारी पर नहीं। ये वाकई अजीब था। धर्म ने अफसरों को इशारा करते हुए कहा, आप लोग नीचे जाकर पड़ोसियों से और पूछताछ करें। जनार्दन और उसकी मां निर्मला के बारे में जितनी जानकारी मिले वो मुझे आकर बता दें। अफसर थोड़े झिझके, लेकिन जब धर्म ने उन्हें अपना स्पेशल बैच दिखाया तो वो चुपचाप आदेश मान गए। धर्म ने उनके जाने की आहट सुनी और फिर बीनू काका की ओर मुड़ते हुए कहा, बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूं। आपको इस कमरे में दिख रही जनार्दन की छवि के अनुसार उसका स्केच तैयार करना पड़ेगा। मुझे दूसरों के द्वारा देखे और बताकर बनाए गए स्केचेस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। आपको पता है क्या करना है? बीनू काका ने जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसने ढक्कन खोला और जमीन पर खुद के चारों ओर एक हल्का सा पाउडर छिड़क दिया। फिर विहान की ओर देखकर बोले, मेरे साथ खड़े हो जाओ। विहान थोड़ा चौंका। मैं? उसके पास बीनू काका को मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। विहान पाउडर के घेरे में आ गया। अंदर से उस पाउडर की गंध थोड़ी तीखी और अजीब थी और अचानक विहान को ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे घेरे में ले रही है, वैसे ही जैसे दरवाजे पर आने के वक्त महसूस हुई थी। बीनू काका ने आंखें बंद की और एक मंत्र धीमी आवाज में बुदबुदाया,
रात की देवी की शक्ति का आवाहन करता हूं। हवा और धूल चारों ओर घूमने लगी और एक जादुई प्रोटेक्टिव शील्ड उनके चारों ओर बन गया, जैसे उन्हें दुनिया से काट दिया गया हो। बीनू काका मंत्र पढ़ते जा रहे थे। मैं रात के आशीर्वाद की ओर देखता हूं। ये कवच विहान को शारीरिक रूप से तो सुरक्षित महसूस करवा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजानी घबराहट उठने लगी, जैसे इस अदृश्य कवच के पार कोई अंधेरा है। वो बेचैन हो गया। तभी अचानक हवा का एक झोंका खिड़कियों से होकर आया। विहान का दिल अचानक कांप उठा और उसे अपने पूरे शरीर में झुरझुरी महसूस होने लगी। विहान के लिए इसे शब्दों में बताना मुश्किल था। अचानक बीनू काका ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक पेन निकाला और मेज पर रखे कागज पर तेजी से कुछ लिखने लगे। बीनू काका का हाथ तेजी से चल रहा था और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। असल में उनके हाथ से एक स्केच बनता जा रहा था। वो एक आदमी का चेहरा बना रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सीधे सामने देख रही थी, कागज की तरफ बिल्कुल नहीं। साथ ही वो बुदबुदा रहे थे। काले बाल, गहरी नीली आंखें, लंबी नाक। इतना कहते ही उनका हाथ खुल गया और पेन अपने आप नीचे गिर गया। बीनू काका का पूरा शरीर तेजी से कांपने लगा और फिर जादुई कवच टूट गया। बीनू काका की आंखें फिर से सामान्य हो गई और अब वो पूरी तरह होश में थे, लेकिन थकावट साफ झलक रही थी। बीनू काका ने अपने बनाए स्केच को दिखाते हुए कहा, यह जनार्दन का चेहरा है, जो इस घर में उसकी बची हुई छवि से सामने आया है। विहान ने उस स्केच को देखा, लेकिन वो उस चेहरे को पहचान नहीं पा रहा था। उसने निराशा से अपनी आंखें मींच ली, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मैं भी एक कोशिश करना चाहता हूं। विहान तुरंत बेडरूम की ओर बढ़ा और धर्म उसके पीछे चल पड़ा। बीनू काका ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतना सब किया और कुछ हाथ नहीं आया। बीनू काका भी उनके पीछे चल पड़े। विहान ने जमीन पर पड़े मर्दों के कपड़े इकट्ठा किए और उनके ऊपर बीनू काका का बनाया स्केच रखा और कहा, यह किसी को भी खोजने वाला जादू है। धर्म और बीनू काका ने एक दूसरे की ओर देखा और फैसला किया कि विहान को और मौका दिया जाए। आखिर वो हर बार कुछ न कुछ खोज ही निकालता है। विहान ने अपनी छड़ी को कपड़ों के सामने खड़ा किया, आंखें बंद की और जनार्दन की तस्वीर को अपने दिमाग में लाते हुए मेडिटेशन की स्थिति में चला गया। उसने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर छड़ी को छोड़ दिया। छड़ी वहीं सीधी खड़ी रह गई, जैसे जमीन में गड़ी हो। विहान ने धीरे से कहा, जनार्दन कहाँ है? उसने ये सवाल बार बार मन में दोहराया। अचानक से एक हवा कमरे में घूमने लगी। विहान की आंखें पलट गई और पूरी तरह काली हो गई, जैसे पहले बीनू काका की हो गई थी। ऐसा लगा जैसे वो फिर से नियंत्रण खोने की कगार पर था। क्या विहान अनंतयामी की शक्तियों को नहीं संभाल पा रहा है? क्या धर्म की टीम को मिल पाएगा काल वेद का सुराग? आखिर कौन है ये जनार्दन? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।